हेलो जीनियस माइंड्स। आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज स्वागत करता हूं। मैं आपका टीचर अंकित जायसवाल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका होगा और अब वो कुछ ही दिनों के अंदर टेंथ के एग्ज़ाम टेंथ क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं चाहे मुझसे नहीं पढ़े हैं वो सभी टेंथ में तो आ जाएंगे। अब उनको टेंथ से आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूँ कि उनको टेंथ से मैं 11th में कैसे लेकर जाऊँ। उसके लिए हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं टेंथ में। खासकर टेंथ मैथ्स की बात करें तो टेंथ मैथ्स का आज से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है आफ्टर स्कूल, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अगर आप यूट्यूब हैंडल पर सर्च करेंगे तो जो यूट्यूब का आइकन होता है सर्च वाला, वहाँ पर आपको सर्च करना है आफ्टर स्कूल @आफ्टर स्कूल 365। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है @आफ्टर स्कूल 365। जिसे आप सर्च करेंगे आपको आफ्टर स्कूल का यूट्यूब चैनल दिखाई देगा, जहाँ पर मेरे साथ 4 टीचर्स हैं बच्चों, है ना। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ हम क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। टेंथ क्लास में मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ अंकित सर, है ना। साइंस में 3 चीज़ें हैं, साइंस के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक आपका बायो है, एक आपका केमिस्ट्री है और एक आपका फिजिक्स है। बायो आपको पढ़ाएंगे हिमांशु सर, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ऋतिक सर और फिजिक्स पढ़ाएंगे शुभम सर। ठीक है, तो हम 4 लोग मिलकर आपको टेंथ में फुल सपोर्ट करेंगे। मैथ्स और साइंस के साथ साथ हम एसएसटी पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे कि आपको एसएसटी भी इसी कंटेंट में मिल जाए। आपको एसएसटी के लिए कहीं और जाना ना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एसएसटी के वीडियोस भी लेकर आए। बट अभी प्राइमरी जो हमारा फोकस रहेगा, जो मेजर फोकस है बच्चों, वो है मैथ्स एंड साइंस पर। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अब 9th पास कर चुके हैं और 10th में आ चुके हैं। और 10th में आते ही सबसे बड़ा बच्चों जो डाउट रहता है, जो फियर रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि यार 10th एक बोर्ड एग्ज़ाम है। 9th में तो हम हमारे स्कूल का एग्ज़ाम था, स्कूल के टीचर ने पेपर सेट किया था, स्कूल के पेपर ने ही पेपर चेक किया है। वहाँ कुछ ना कुछ गुंजाइश बन जाती है कि हम पास हो जाते हैं। बट 10th एक बोर्ड एग्ज़ाम है जहाँ पर सारी मेहनत हमें ही करनी है। बट इस मेहनत में आपकी हेल्प करने के लिए आफ्टर स्कूल आपका साथ चाहता है कि आप आफ्टर स्कूल के साथ जुड़ें। ठीक है, ताकि आपका जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकें आपको 11th में पहुँचाने के लिए। जैसे आप 9th से 10th में आए, उसमें भी आफ्टर स्कूल ने कई सारे वीडियोज़ आपको दिए, जहाँ पर आपने उन लेक्चर्स वीडियोस को देखकर कई सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखे हैं। उसी को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। चलिए, अब किस तरीके से हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ें बता दूं। आफ्टर स्कूल का एक ऐप लॉन्च होने वाला है जल्द ही। वेबसाइट हमारी लॉन्च हो चुकी है, बट मैं ऐप का वेट कर रहा हूँ कि आफ्टर स्कूल का जब ऐप लॉन्च हो जाएगा ना, है ना, मोबाइल ऐप आ जाएगा, तो आप अपने फ़ोन से आफ्टर स्कूल्स के जितने भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। वेबसाइट हमारी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप वेबसाइट की बात करें तो मैं बता देता हूँ www.afterschool.acmai.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। मैं कमेंट सेक्शन में इसको लिंक को शेयर कर दूंगा वेबसाइट का। लेकिन वेबसाइट अभी फुली कंप्लीट नहीं है, वेबसाइट पे भी कई सारी डिज़ाइनिंग चीज़ें चल रही, बट हाँ हमने लॉन्च तो की है। आपको मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों ही चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, समझ रहे। आगे हम उस बारे में और बात करेंगे। ये आपका एक डेमो वीडियो है। ठीक है, ये एक मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप समझ सके कि अगर मुझे अंकित सर से पढ़ना है तो अंकित सर से क्यों पढ़ना है। तो आपको डेमो वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी इस वीडियो को आप परचेज करेंगे, तभी उस कोर्स को आप लेंगे। इससे अच्छा है कि पहले एक मैं वीडियो बना दूँ और बच्चों को बता दूँ कि यार मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि मैक्सिमम बच्चे उस वीडियो का, उस कोर्स का फ़ायदा ले सकें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्कशन के। आज हम सबसे पहले 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर उठा रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम हमने दिया है ज़ीरो टू हीरो, क्योंकि अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 9th से पास आउट हुए हैं। ठीक है, 9th से पास आउट हुए हैं और अब 10th में जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन फेज में, है ना, ये कौन सा फेज है, ट्रांजिशन फेज है, जहाँ पर
बच्चा नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स तो जानता है, लेकिन इस नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स में उसको टेंथ के कॉन्सेप्ट्स हम ऐड ऑन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन फेज को हम नाइन्थ से टेंथ में लेकर जाने वाले हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि अभी उसको टेंथ का कुछ नहीं पता है, वो ज़ीरो है, लेकिन उस ज़ीरो को मुझे हीरो बनाना आता है, इसीलिए सीरीज़ का नाम हमने ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या आप सभी बच्चे और बच्चियां हीरो बनना चाहती हैं, हीरोइन बनना चाहती हैं, तो इस क्लास को ज़रूर देखें। अपने लाइक, अपने शेयर, अपने कमेंट इस चैनल पर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पर प्यार से एपी भी बुलाते हैं। अब सर इसका नाम एपी है, ठीक है, चीज़ें समझ में आती है कि नाम तो कुछ भी हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों रखा गया? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए रखा गया कि जो नंबर्स है, अर्थमेटिक मीन्स क्या हो गया, नंबर्स हो गए, ठीक है। नंबर्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बढ़ना या घटना, ठीक है। तो अगर मैं 2 4 6 8 के बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क आपसे पूछूं तो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि आपने एक प्रोग्रेस देखी, 2 के बाद नंबर क्या आया, 4 आया, तो मतलब प्रोग्रेस हुई, इस 2 में +2 किया, फिर 4 के बाद 6 आया, तो इसमें फिर प्रोग्रेस हुई, मतलब नंबर बढ़ रहा है। प्रोग्रेस मतलब इम्प्रूवमेंट, ठीक है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट बढ़ते हुए हो चाहे डिक्रीज होते हुए, ऐसा भी हो सकता है ना कि सपोज आपका अभी वजन 40 किलो है और नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज होकर 50 केजी हो गया, तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस कर गया, मतलब वेट बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव हुआ। अभी सपोज आपका वेट 60 केजी है और नेक्स्ट ईयर ये कम होके 50 केजी हो गया, तो आपका वेट कम हो गया, ठीक है, आपका वेट क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव प्रोग्रेस है और ये नेगेटिव प्रोग्रेस है ना। इस जैसे सपोज 2026 में आपका जो परसेंटेज था 90% था, अभी नाइन्थ में, ठीक है, और मान लो टेंथ में आपके 95% बने, तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेस हुई ना। प्रोग्रेस मतलब किसी भी चीज़ का बढ़ना, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव प्रोग्रेस होगी और कम होगा तो नेगेटिव प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस तो हो रही है, नंबर तो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब सपोज नाइन्थ में 90% था और टेंथ में सपोज आपका परसेंटेज 80 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेस तो हुई है, नंबर तो चेंज हुआ ना, यही प्रोग्रेस है, बट यहाँ पर जो प्रोग्रेस हुई है वो नेगेटिव हुई है। क्यों? क्योंकि नंबर कम हो गए हैं। सो आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाया होगा कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या है और अर्थमेटिक मतलब होता है नंबर्स। सो नंबर्स का जो प्रोग्रेशन होता है मतलब नंबर्स का कम होना बढ़ना किसी फिक्स्ड सीक्वेंस के हिसाब से, ध्यान से देखना, फिक्स्ड सीक्वेंस। फिक्स्ड सीक्वेंस जैसे यहाँ मैंने लिखा था 2 4 6 8 एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर में 2 प्लस होके जा रहा है, ठीक है। 2 से 4 आना है तो +2 करना है, 4 से 6 जाना है तो +2 करना है, 6 से 8 आना है तो +2 करना है। अब 8 के आगे नंबर क्या आएगा तो +2 करूंगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर सीरीज का प्रोग्रेशन लिखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। तो यही एपी होती है, इसको और मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा, बट कोशिश की है कि आप थोड़ा समझ पाएँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स नंबर का प्रोग्रेशन, मतलब नंबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसी फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से, लॉजिकल पैटर्न। ऐसा नहीं कि एक नंबर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ 3 लिख दिया, फिर यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ 20 लिख दिया, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलिए आइए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर कैसे पहचाने कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे पता करें? तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे का मकसद यही है बच्चों कि यहाँ पर मुझे बस लॉजिक्स बिल्ड करवाने हैं, और वैसे लॉजिक्स बिल्ड कराना है जो बच्चा पहले से जानता है। इतना लॉजिकल तो बच्चा जानता है। लॉजिकल मतलब बच्चे को रीजनिंग इतनी आती है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इजीली एडजस्ट कर लेता है और उस चैप्टर को ग्रास्प कर लेता है। अभी मैं ऐसा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो हर बच्चा सीख सकता है। अगर सपोज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता या सर्कल पढ़ाता या ट्रायंगल पढ़ाता तो यहाँ बच्चे डर के भाग जाते हैं। अभी हमें डर नहीं पैदा करना है, अभी हमें बच्चों को मैथ से प्यार करना सिखाना है, क्योंकि जब तक उनका फियर दूर नहीं होगा वो मैथ से भागते रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप मैथ से दूर भागें, आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। तो पहले धीरे 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 करके हम उनको डोज देते जाएंगे, फिर डोज बढ़ाएंगे, फिर डोज बढ़ाएंगे, लास्ट में ऐसा डोज देने वाले हैं जिससे आपको मैथ्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। डोज देने वाले का मतलब ये नहीं कि हम सुई लगा देंगे, बट हाँ हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे और धीरे धीरे सारे जो टफ चैप्टर्स हैं उनको भी हम इतनी ही आसानी से सीखेंगे जितनी आसानी से हम इसको सीखने वाले हैं।
चलिए, तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो वापस उस चैप्टर पे आ जाते हैं। बार बार बातों में हम इधर उधर भटक जाते हैं, बट ये पहला वीडियो है तो मुझे क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना जरूरी है, ठीक है। अब सपोज अभी मैंने एक बताया था आपको सीरीज 2, 4, 6, 8, तो आप समझ चुके हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 10 था। सर ऐसा भी तो हो सकता है 3, 6, 9, 12, 15 एंड क्वेश्चन मार्क, कि अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 6 और 9 के बीच में 3 का। 9 और 12 3 का। 12, 15 3 का। सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। सर मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 में +3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, मिलेगा ना। 3 + 3 तो क्या मिलेगा, 6। 6 + 3 तो क्या मिलेगा, 9। 9 + 3, ठीक है, 9 + 3 तो क्या मिलेगा, 12। 12 + 3 तो क्या मिलेगा, 12, मतलब 15। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, +3 कर रहा हूँ, तो 15 + 3 करूंगा तो क्या मिलेगा, 18। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सपोज ऐसा भी हो सकता है 5, 10, 15 क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच में 5 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 5 का। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 30। सो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, और पूरे पूरे सेशन, पूरा सेशन मतलब पूरा 10th क्लास आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, बेसिक से एडवांस की तरफ। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। मैथ्स में वही चीज़ की कमी होती है हर जगह में, देखता हूँ प्रैक्टिस नहीं होती। हम एक टाइप के कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि बच्चा मास्टर बन जाए। मास्टर मतलब उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, और उसकी कोई भी क्वेश्चन उसके सामने दे तो वो सॉल्व कर पाए। जैसे अभी मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए सेम पैटर्न के। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ, 6, 12, 18, 24 एंड अब यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले पैटर्न डिसाइड करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। मतलब 6 से 12 कैसे हो रहा है, तो सर यहाँ +6 किया। 12 से 18 कैसे हो गया, +6 किया। 18 से 24 कैसे किया, +6 किया। तो अब नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो 24 + 6 कितना होगा, 30। तो मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 30। क्या समझ पा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो नंबर सीरीज होगी। नंबर सीरीज ही एक एपी का फॉर्म है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर से एक ब्रांच निकल के आई है जिसका नाम हमने नंबर सीरीज दिया है, जो सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग में काम आती है। कुछ कुछ स्कूल में 8th क्लास में भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या बात क्लियर है। जैसे सपोज मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 8, 12, फिर हमने ले लिया 16, 20 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे 8 में +4 किया तो 12 आया। 12 में +4 किया तो 16 आया। 16 में +4 किया तो 20 आया। तो 20 में +4 करूंगा तो 24 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बेसिक लॉजिक बिल्ड करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस सीरीज का लॉजिक क्या है। जैसे हम उस लॉजिक को क्रैक करेंगे हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यार अगर मैं उस सीरीज का लॉजिक समझ लूँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर कर सकता हूँ। अब यहाँ ये सारी जो सीरीज है, ये सारी सीरीज बेटा एपी में है। किस में है, एपी में। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितनी भी सीरीज आपके सामने लिखी है ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि एपी की सीरीज तभी, कोई भी सीरीज, जैसे आप अभी डाउट पूछ रहे होंगे कि सर मैं आपके सामने पहले चलो 2 सीरीज लिखता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद एक और सीरीज लिखता हूँ, 2, 8, 15, 21, 29, 40 क्वेश्चन मार्क। ये 2 सीरीज लिखी। तो सर अब दोनों सीरीज आप सॉल्व करो। तो पहली सीरीज में हमने देखा +2 का डिफरेंस है, +2 किया, फिर +2 किया, फिर +2 किया। मतलब सब जगह जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, +2, मतलब आंसर इज 11। अब वहीं मैं सेकंड क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ +6 है, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +8 हो गया, और यहाँ पर +11 हो गया। तो आप ध्यान से देखो इस सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो हर जगह वेरी कर रहा है। देखो 6, 7, 6, 8, 11। तो एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा बच्चों, फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज का आंसर हम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन के आ रहा है। तो नंबर सीरीज में कोई भी सीरीज नंबर एपी में तभी होती है जब उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। फिक्स्ड पैटर्न का कहने का मतलब ये है कि उसके बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना। जैसे इस टर्म को मैंने नाम A1 दे दिया, इसका A2 दे दिया,
इसका नाम A3 दे दिया, A4 दे दिया और A5। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो आंसर क्या आएगा, मतलब वो सीरीज क्या होगी, AP में होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कोई भी सीरीज का AP में होने की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों, वो ये है कि उनके दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसी भी दो टर्म, एनी टू टर्म्स। ठीक है, एनी टू टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ देखो, इस सीरीज को, इसको मैंने बोला A1, इसको बोला A2, इसको बोला A3, A4 एंड A5। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ और ये फिफ्थ। इनके बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 5 है। तो यहाँ सब जगह जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो मतलब ये जो सीरीज होगी वो किस में होगी बच्चों, AP में। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं धीरे धीरे आपको मुद्दे पे ला रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं ला रहा हूँ। पहले प्रैक्टिस करके हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आए या डायरेक्ट फॉर्मूला आए तो हम समझ जाए कि यार ये चीज़ तो सर ने हमें सिखा दी है। ठीक है, चलो तो अब हम AP को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि AP है क्या। तो AP बच्चों एक नंबर सीरीज है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 एंड A। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? D से। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। जैसे यहाँ सपोज दो टर्म लिखिए तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। और सपोज इसमें से इसको माइनस कर दें, A3 माइनस A2 तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, A4 माइनस A3 तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, और A5 माइनस A4 करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये सभी किसके बराबर है? D के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फार्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, AN मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है, या nth टर्म, हम nth टर्म भी बोल सकते हैं कि जो टर्म हमें फाइंड करनी है। A मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों? A मतलब फर्स्ट टर्म। N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये आपको क्लैरिटी आ चुकी है कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ आप समझें। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो एक फार्मूला आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो। सो ये AP का एक जनरल टर्म का फार्मूला है, जहाँ पर हम nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म का फार्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, समझे प्यारे बच्चों? सो ये जो फार्मूला आपने यहाँ देखा है, ये nth टर्म का फार्मूला है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें AN लास्ट टर्म होती है, A फर्स्ट टर्म है, N नंबर ऑफ टर्म्स है और D कॉमन डिफरेंस है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल, सपोज मैं आपसे बोलूँ कि एक सीरीज़ है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ लिया। तो अभी तो ये सीरीज बहुत छोटी है, तो आप फटाक से बता दोगे कि सर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 21। ठीक है, क्या होगी? 21 होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म पता करना है तो इसमें क्या करूँगा? सब में +3 करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, बट इसी में मैं तुमसे पूछता कि सपोज 14, 17, 20, राइट, 23 एंड सो ऑन, और मुझे इसका 21st टर्म बताओ। क्या पूछा? 21st टर्म बताओ। मैंने आपसे A 21st टर्म पूछा है।
सो अब A21 टर्म मुझे निकालना है, ठीक है। इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूले को हमें अब यूज़ करना पड़ेगा। इस फार्मूले को हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इस फार्मूले को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें सीखेंगे हम। अब हमेशा ध्यान दो, जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका हम A1 भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म मतलब होता है A2, थर्ड टर्म मतलब है A3, फोर्थ टर्म है A4, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती है। अब आपसे A21 टर्म पूछा है, क्या पूछा है? A21। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो क्या गिवन है बच्चों? A की वैल्यू कितनी है? 14। कैसे पता? क्योंकि A हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। अभी मैंने बताया A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद डी, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 17 माइनस 14, तो कितना होगा? 3 होगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो यहाँ देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में ए एन लिखा है और एन आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपको 21, आपसे क्या पूछा है? 21 टर्म आपसे पूछी गई है बच्चों। क्या पूछी गई है? 21 टर्म, ठीक है। सो ए आपका एन क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? 20। क्या बात समझ में आ रही है? और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये सब बता दिया मैंने। सो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी? हमें ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। अब इसको हम वैल्यू में पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करने वाले हैं। देखो, देखो, अब इस फॉर्मूले में पुट करा, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए कितना है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 14 प्लस एन मतलब हो गया 21 माइनस वन, क्योंकि एन की वैल्यू 21, और डी कितना है? कॉमन डिफरेंस जो कि है 3। तो ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 14 प्लस 20 इंटू थ्री, तो 14 प्लस 20 प्लस इंटू थ्री इज 60। तो 20 इंटू थ्री 60, तो 60 प्लस 14 इज 74। ये हमारा आंसर है। क्या समझ में आई बात? ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अभी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे इसको। देखो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, है ना, पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इजीली कर पाए। सपोज आपके सामने क्वेश्चन है 5, 5, फिर 8, 11, 14 एंड सो ऑन। फाइंड ए 30th टर्म, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म। फाइंड 30th टर्म ऑफ द सीरीज। कैसे निकालोगे, है ना? तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछ लिया गया है कि आपको 30th टर्म बताना है, मतलब A30 बताना है। तो n की वैल्यू आपको पता चल गई, क्या होगी n की वैल्यू 30। a क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो कि क्या है? 5 है, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखी होती है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, a2 माइनस a1। a2 क्या है? सेकेंड टर्म। 8, a1 क्या है? फर्स्ट टर्म। 8 माइनस 5 कितना होगा? 3। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो a का मतलब 5 प्लस n मतलब क्या होगा? 30 माइनस वन इंटू डी कितना होगा? 30 होगा। सो 5 प्लस 29 इंटू थ्री, सो 5 प्लस 29 इंटू थ्री इज 87, 87 प्लस थ्री इज 92। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या बच्चे बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब मैं आपसे बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ और इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर हम और चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, और आपसे मैंने पूछ लिया A53 का। क्या पूछा? A53।
तो क्या होगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। अब एन क्या है, लास्ट टर्म जो कि A53 है, तो हम फिर से इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पर मेरा A53 है, मतलब कि एन की वैल्यू मुझे 53 दी हुई है और A53 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या होगा सर, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 12 माइनस एट, तो 12 माइनस एट इज 4। तो मेरे पास ए आ चुका है और डी आ चुका है। क्या ये बात समझ गए? अब मुझे यहाँ पर ए एन निकालना है, मतलब A53 फाइंड करना है। सो ए इज 8 प्लस n minus 1, so n minus 1 is 53 minus 1 into d, d is 4, so 8 plus 52 into 4, so 8 plus 52 into 4, 4 2s are 8, 5 4s are 20, so answer is 216। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 216 है। ठीक है, समझ रहे बच्चे? तो आई होप आप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस आपकी मैंने इतनी करा दी। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो एपी कब से पढ़ा रहा हूँ, कितनी देर से आपको एक ही चीज़ बताया जा रहा हूँ ताकि हमारा जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो भी सीख के जाए, है ना। हमारा टारगेट है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो फटाफट आगे बढ़ता जाएगा। देखो जो ब्रिलियंट माइंड्स है ना, सब दिमाग तो सबका ही अच्छा होता है। सपोज एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका फाउंडेशन अच्छा है ना, वो क्या करेगा, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। वो उसका सबसे बड़ा टारगेट होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाए। लेकिन एक जो वीक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका टारगेट क्या होगा कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा मिले, ताकि मैं बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से कर लूँ, उस कॉन्सेप्ट पे मुझे क्लैरिटी आ जाए, तब जाके मैं मॉडरेट लेवल और टफ लेवल के क्वेश्चंस कर पाऊँगा। ठीक है, तो हम अभी पिछले 10 स्लाइड के अंदर मैंने बेसिक एक ही वेराइटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा दिए, मतलब वैल्यूज चेंज करी और एक ही पैटर्न के मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ताकि इस बच्चे को समझ में आए कि मुझे करना क्या। क्या बात समझ में आ गई? तो एपी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो किस फॉर्म में होती है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन अप टू एन। यहाँ पर A1 का मतलब होता है ए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कभी कुछ मिस हो गया हो आपसे तो। ए टू होती है सेकंड टर्म, ठीक है, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। फिर इसमें हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, या फिर आप A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ये सब आपको क्या देंगी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर लो, या इसमें से इसको माइनस कर लो, या इसमें से इसको माइनस कर लो। ये सब कॉमन डिफरेंस देती है। और n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। एन मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म। चलिए, तो हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये तो स्क्रीन से बाहर जा रहा है भैया, एक सेकेंड। चलो इस वाले मोड पे करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चल रहा है ना माइक सही से? हाँ। इन विच मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये क्वेश्चन दिया है कि बताओ इसमें से किस सिचुएशन में जो नंबर्स आपको दिए, मतलब जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उसमें किस में एपी बन रही है और क्यों बन रही है। तो हमने क्या सीखा, एपी कब बनती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी क्वेश्चन में सेम आए, किसी भी दो टर्म्स के बीच का, तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो टैक्सी फेयर दिया है हर 1 किलोमीटर का। सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में, देखो अब फिर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ जो बच्चों को डराती है वो है लैंग्वेज। क्वेश्चन समझ नहीं आता, सर क्या करें, पता ही नहीं क्या बोल रहा है, हमें खुद नहीं समझ आता। हमारी मातृभाषा तो सर हिंदी है लेकिन हमें ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वो हमारे दिमाग में जाती नहीं है। और जब तक इंग्लिश नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं।
तो बच्चों अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं खासकर, क्योंकि आज हमारे देश का युवा ना इंग्लिश समझ पाता ना हिंदी, क्योंकि अगर प्योर हिंदी में भी जाएगा तो उसको हिंदी समझ नहीं आती। वहाँ ऐसा हिंदी में थोड़ी बोला जाता, हिंदी भी एक टेक्निक, मतलब हिंदी भी एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। मैं तो बोलूँगा इंग्लिश सीखना आसान है एज कम्पेयर टू हिंदी। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है हम सिर्फ बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी की भी बात करूँगा ना, तो शुद्ध हिंदी भी आपको दिक्कत देगी। शुद्ध हिंदी भी बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, हम तो एक नॉर्मल हिंदी बोलते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। तो बच्चों लैंग्वेज पे काम करना शुरू करो, मेरी राय है उसको मानो। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो 99% काम वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ हमें क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी होती है और कैलकुलेशन। अब सर वो कैसे करते हैं? देखो, आपको बोला है, पढ़ो क्वेश्चन मेरे साथ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 18 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब ये कि जब आप टैक्सी में बैठोगे तो टैक्सी वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पहला किलोमीटर, जब आप फर्स्ट किलोमीटर चलोगे तो उसमें आपका किराया कितना लगेगा? 15 रुपये। और फिर इसके बाद ये फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपका किलोमीटर इंक्रीज होगा, जैसे अब 2 किलोमीटर चलोगे, फर्स्ट 1 किलोमीटर पूरा हो गया तो अब सेकंड किलोमीटर की बारी है, तो अब आपका जो किराया है वो क्या होगा? 8 रुपये बढ़ता जाएगा। कितना रुपये बढ़ता जाएगा? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यही वो बोल रहा है कि नेक्स्ट किलोमीटर में आपका किराया 8 रुपये बढ़ गया, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपीज़। फिर नेक्स्ट किलोमीटर गए, थर्ड किलोमीटर, तो वहाँ पर आपका किराया कितना हो जाएगा? जो आपका फेयर हो जाएगा, इसमें फिर +8 करेंगे, सो 23 + 8 इज 31 रुपीज़। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट किलोमीटर गए, फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर में फिर आपका किराया बढ़ गया, तो 31 + 8 इज 39। ठीक है, तो अब एक पैटर्न देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फेयर का जो पैटर्न है वो क्या है? पहले 15 रुपये देने हैं, फिर 23 रुपये देने हैं, फिर 31 रुपीज़ देने हैं, फिर 39 रुपीज़ देने हैं। इस तरीके से चलता जा रहा है। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है, तो पहले किलोमीटर में मैंने कितना दिया? 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर में 23। 3 किलोमीटर जाता हूँ तो 31। 4 किलोमीटर जाता हूँ तो 39। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? सेम है। तो हमें ये पता चल रहा है इससे कि यस, क्या पता चल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पूछा है देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इनवॉल्व इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्वेश्चन में लिखेंगे यस दिस सीरीज इज इन एपी। ये सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए तो आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी करने पड़ेंगे, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ जो मेरा बच्चा यूट्यूब पर मुझसे पढ़ रहा है वो सच में पढ़ रहा है कि बस बैठा है ना। और इन होमवर्क के जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, फिर आप इसको आंसर करना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो जो एक सिलेंडर है उसमें कितनी एयर बचती है जब कोई वैक्यूम पंप उसमें से 1/4 ऑफ द एयर निकाल लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें अमाउंट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी। अब आपसे ये भी पूछा है क्योंकि ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पर यही पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व इन एपी। क्या ये एपी बनाएगा? तो ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक हम क्या बना रहे हैं, क्या खोद रहे हैं? एक कुआं खोद रहे हैं। कुएं को हम बोलते हैं वेल, है ना, जिसमें बोला है कि हर एक मीटर में जो हम खोदते हैं तो 150 रुपये लगता है पहला मीटर, और फिर उसके बाद 50 रुपये फिर बढ़ती जाती है कीमत उसकी। मतलब अगर आप 1 मीटर इसका गड्ढा खोदोगे तो स्टार्टिंग होगी 150 रुपये से, फिर अगला सेकेंड मीटर आप पे जाओगे तो 50 रुपये इसमें बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। फिर आप 3 मीटर पे जाओगे, मतलब फिर देखो +1 होते जा रहा है, तो आपको देना है 250 रुपीज़। फिर 4 मीटर का गड्ढा खोदोगे तो कितना होगा? 300 रुपये।
तो यहाँ पर हर एक मीटर पे आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते जाना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या ये सीरीज़ एपी में है, तो सीरीज़ क्या बन रही है, सबसे पहले आएगा 150, फिर आएगा 200, फिर आएगा 250, फिर आएगा 300। तो हाँ सर, ये जो सीरीज़ है एपी में है, क्यों? क्योंकि यहाँ +50 हुआ, यहाँ भी 50 हुआ, यहाँ भी 50 हुआ। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका क्या है बच्चों? बार बार बोल रहा हूँ कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डी की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए हर जगह। ऐसा नहीं कि यहाँ 50 है तो अगले में 150 हो जाए, तो गलत हो जाएगा। हर जगह उसकी जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं यस सर, ये भी क्या है, सीरीज जो है एपी में है, ठीक है। चलो, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows, ठीक है। सो आपसे पूछा है फर्स्ट 4 टर्म बतानी है आपको AP की। अब ध्यान से समझना कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या हो गया, A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। या तो इस तरीके से निकालें, या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, तो हमें A कितना दिया है, 10 दिया है, और हमें D कितना दिया है, D भी 10 दिया है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी उसका और इस टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म 10 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 20, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी सर, 30, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 40, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो हमने 4 टर्म्स बना दी बिना एपी, बिना कोई फॉर्मूले के यूज किए, बिना कोई फॉर्मूले को यूज किए हमने यहाँ पर 4 टर्म्स लिख दी हैं, और आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने फर्स्ट टर्म लिखी, कॉमन डिफरेंस निकाला, दिया हुआ है आपको, और उस कॉमन डिफरेंस को आप प्लस करते गए, आपके पास सीरीज बन गई। और एक और तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो एक सेकंड, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं, A5 बोलते हैं, एंड सो ऑन अप टू AN। तो जब फर्स्ट टर्म है, जैसे AN है, ये क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। ये एक जनरल फार्मूला है ना, ये एक बच्चों जनरल फार्मूला है। इसमें जब मैं A1 निकालने गया, A1 निकालने गया मतलब कि N की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है, ठीक है। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, N की वैल्यू 1 है, ध्यान से समझना। तो जहाँ जहाँ N होगा मैं वहाँ क्या पुट करने वाला हूँ, 1 पुट करने वाला हूँ। सो A1 इज इक्वल्स टू A प्लस N की जगह 1, 1 माइनस 1 इंटू डी। सो A1 इज इक्वल्स टू A प्लस 0। सो A1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, A आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। क्या बात क्लियर हो गई? अब जब मैं सेकेंड टर्म निकालने गया A2, तो मेरे पास N की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर An इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी, और A2 में N क्या हो जाएगा, 2। सो A प्लस N की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। सो A2 इज इक्वल्स टू, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 इंटू डी। सो A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। क्या है बात समझ में आ गई? फिर हम बात करेंगे A3 की, ठीक है। सो A3 इज A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो A 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी। सो ये A3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अगर सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि A4 बताओ, तो A4 में N की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। सो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। अब बस ये फार्मूला ध्यान रखो, एक ही फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूं A5 बताओ भाई, A5 क्या होगा, A प्लस N की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। सो A प्लस 5D 4D हो गया। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि जब मैं A1 पूछ रहा था तो आंसर क्या आया, A। जब मैंने A2 पूछा तो आंसर क्या आया, A प्लस डी। जब मैं A3 पूछ रहा हूँ तो आंसर आ रहा है A प्लस 2D, और जब A4 पूछ रहा हूँ तो आंसर आ रहा है A प्लस 3D। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जब A1
फाइंड किया तो ए के बराबर आ गया, A2 फाइंड किया तो A प्लस डी आ गया, A3 फाइंड किया तो A प्लस 2D आ गया। मतलब ये जो D के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे A5 पूछूंगा, अभी A5 पूछा तो A प्लस 4D, तो ये जो D वाली टर्म है, सेकेंड टर्म जो है, इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई होता है यहाँ से कम होता है। जैसे A5 पूछा तो यहाँ देखो 4 है, A4 पूछा तो यहाँ क्या आया 3 आया, तो A3 पूछा तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, A2 पूछा तो यहाँ D आ गया, मतलब 1 इंटू डी आ गया। समझ रहे? तो आपके पास बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो n-1 होगा। अगर यहाँ पर हम 5 है तो यहाँ 5-1 मतलब 4 हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं 8 तो क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ। तो A तो आएगा ही आएगा, प्लस D भी आएगा, लेकिन D के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा 7। ठीक है, जो नंबर यहाँ है उससे एक कम यहाँ आता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं 8-12 तो क्या बोलोगे, A प्लस 12 में से 1 माइनस किया तो 11D। तो इस तरीके से हम nth टर्म बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि A21 टर्म बताओ, A21 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 20D। अब आपको करना कुछ नहीं है, A की वैल्यू पुट करना है ना, A की वैल्यू पुट करना है और D की वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं? जैसे इसका एक ट्रायल लेकर देखते हैं, इस जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है इसका लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है बच्चों। हम जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसको विद एग्जाम्पल प्रूफ करके भी बताएंगे। सपोज एक सीरीज ले लेते हैं 7, 12, ठीक है, फिर 17, फिर 22 एंड सो। अब इस सीरीज में मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि A30th टर्म बताओ। क्या बताओ, A30th। अभी हमने सीखा कि अगर मुझे A30th निकालना है तो मैं क्या करूँगा, A प्लस 29D। ठीक है, जो नंबर यहाँ है उससे एक कम यहाँ मैं लिखूंगा। ठीक है, तो A30th टर्म आ जाएगी। अब सर A क्या है इसमें, A मेरा फर्स्ट टर्म है 7, D क्या है कॉमन डिफरेंस, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। अब मैं इसको पुट करूँगा 7 प्लस 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 145, 145 प्लस 7 इज 152। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या सीखा है। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता A19th टर्म बताओ, तो हम लिखेंगे A प्लस 19 माइनस 1 कितना हो गया 18D। सो A कितना आ गया 7 प्लस 18 इंटू D कितना है, कॉमन डिफरेंस है जो कि कितना है 5 है, तो 7 प्लस 18 5 से 90, सो 90 प्लस 7 इज 97। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं ये कहीं अलग से नहीं आ गई, ये इस फॉर्मूले से निकल के आई। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी है। एक और कर लेते हैं इसी सीरीज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ A25th टर्म क्या होगा, तो सर A क्या है, A तो 7 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना। अब सॉरी, यहाँ पर इन सब की चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो हमें A25th पूछा है तो मैं तो डायरेक्ट ही लिखूंगा ना कि A25th इज इक्वल्स टू A प्लस 24D। जो नंबर यहाँ है उससे कम यहाँ आ जाता है। A मुझे पता है 7, 24 और D मेरे को पता है 5 है, तो ये हो गया 120 प्लस 7, सो 120 प्लस 7 इज 127। ठीक है, सो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो अब मैं जो क्वेश्चन ने मैंने आपसे किया था यहाँ पर, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करने वाले हैं, एक ले लेते हैं इधर, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ A इज इक्वल्स टू 10, सो A इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्वेश्चन में दिया आपको, और D आपसे पूछ, D आपको दिया है कितना दिया, D भी कितना दिया 10 दिया। अब आपसे A1 पूछा है, A2 पूछा है, A3 पूछा है और A4 पूछा है ना। नंबर सीरीज में ये सीरीज होती है जो पहले लिखी होती है वो फर्स्ट टर्म, है ना। जैसे सपोज मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो जो सबसे पहले लिखा है उसको हम A1 बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फिर जो लिखा है उसको A2 बोलेंगे, फिर A3, A4, A5, A6, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, सो A1 हमारे पास क्या, A1 मुझे निकालना है तो A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था
ये देखो यहाँ पे A1 किसके बराबर है बच्चों, A के बराबर, ये लिखा है, तो A1 तो A के बराबर हो जाएगा, तो A कितना है 10 है। A2 क्या होगा, A प्लस डी, क्या सीखा था हमने, जो यहाँ पर नंबर है उससे एक कम यहाँ आ जाता है, तो 10 प्लस 10 ये हो जाता है 20। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, है ना, 10 प्लस 20 तो 30। A4 A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा 40। क्या आपको ये क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि 4 टर्म्स बताओ, तो ये चारों टर्म्स इस तरीके से आ गई है, 10, 20, 30 एंड 40। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ें समझ में आ रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर करें, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई ए आपको दिया है -d, है ना, यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो देखो ए आपको दिया -d, -2, और डी आपको दिया है 0। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट 4 टर्म लिख के बताओ, तो फर्स्ट पहली टर्म क्या होगी ए, जो कि क्या हो जाएगी -2। सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, जो क्या होगी -2 प्लस 0, तो ये भी -2। थर्ड टर्म भी क्या होगी ए प्लस 2d, जो कि क्या होगी -2 प्लस 2 इंटू 0, तो अगेन इज -2। और फोर्थ टर्म भी क्या होगी ए प्लस 3d, जो कि क्या होगी -2 प्लस 3 इंटू 0, सो -2। तो हर एक टर्म हमारी क्या आ रही है -2, -2, -2, -2, -2। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या आएगा 0, 0, 0, 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस वो सीरीज एपी में होगी, तो ये सीरीज भी एपी में है, और इनकी चारों टर्म्स क्या आएंगी -2 ही आएगी। समझ गए? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको इसके 4 टर्म्स लिख के बताने हैं। तो पहला टर्म क्या दी, ए हमें डेटा लिख लेता है यहाँ पे, ए दिया आपको 4 और डी दिया है -3, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म A1 क्या होगा ए, तो ए तो मुझे गिवन है 4। A2 क्या होगा ए प्लस डी, ए कितना है 4 प्लस डी, तो प्लस इंटू -3, क्योंकि माइनस में दिया है डी माइनस में, सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, सो 4 - 3 इज अल्टीमेटली 1। फिर आपसे पूछा है A3, तो A3 क्या होगा ए प्लस 2D, सो ए मेरे पास 4 है प्लस 2 इंटू -3, सो कितना हो गया 4 -6, सो आ जाएगा -2। फिर आएगा A4, तो A4 इज ए प्लस 3D, तो ए कितना आ जाए 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3, ठीक है। सो 4 - 9, 4 - 9 इज -5। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ रही है कहानी? तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा, देखो सीरीज क्या बन गई, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, ठीक है, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5, तो ये आपकी सीरीज बन चुकी है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये दिया हुआ है कि a-1 और d 1/2। अब सपोज फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया है कि a इज इक्वल्स टू -1 और d इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 4 टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी a1 इज इक्वल्स टू a होगा, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी होगा। अब ए क्या है हमारा 1 है, -1 है, तो -1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, A2 -1 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम लिया, तो -1 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 1/2। अब ये पता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो -1/2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू -1/2। अब मैं आपसे A3 पूछ रहा हूँ, तो A3 क्या होगा A प्लस 2D, सो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, क्या कर दिया, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। अब मैं इसमें A4 निकालूंगा क्योंकि 4 टर्म पूछी है, तो A प्लस 3D, तो A क्या था मेरा, A मेरा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सो -1 प्लस 3/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे, रुको, ठीक है, एलसीएम ले -1
+3/2, तो 2 इधर चला गया, सो -2 + 3 अपॉन 2, ठीक है, ध्यान से समझना। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, लेकिन प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि +3 बड़ा है, तो आंसर इज 1/2। तो ये एक और निकल के आएगी टर्म। तो हमारी कितनी टर्म्स निकल के आई देखो, फर्स्ट टर्म हमारी थी -1, सेकेंड टर्म हमारी क्या थी -1/2, थर्ड टर्म हमारी थी 0, ये रही, और फोर्थ टर्म हमारी आई +1/2, ठीक है। तो ये 4 टर्म हमने निकाल ली। क्या है, क्लैरिटी आ गई है? अगर क्लैरिटी आ गई है तो बोलो यस सर, हमें समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैं सोच रहा हूँ कि अब इस क्लास को यहीं पर एंड कर दें, क्योंकि आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, लगभग 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, और पढ़ाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको शायद समझ ना आए, या हो सकता है कि कुछ बाउंसर चला जाए। सो आज का ये जो पहला डेमो वीडियो, उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, और आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। देखो कितनी सारी पीपीटीज हम बना के लाए थे, उसमें से हम सिर्फ कुछ ही चीज़ें डिस्कस कर पाए हैं। अभी ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ कराने थे, है ना, बट हाँ, हमने मैक्सिमम चीज़ें समझी कि ये जो एक्सरसाइज 5.1 है ना, मैंने इतना पढ़ा दिया कि अब एक्सरसाइज 5.1 ध्यान से समझो। एक्सरसाइज 5.1, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 आप इजीली कर पाओगे। एक्सरसाइज 5.1 के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 75% एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दिए, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये आप ट्राई कर सकते हो। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से नंबर एपी के फॉर्म में है या नहीं है, तो एपी कैसे पता करते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, 9 और 3 के बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है, 27 और 9 का डिफरेंस 18 आ रहा है, तो भैया यहाँ तो डिफरेंस चेंज होता जा रहा है, तो ये एपी में नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही पता करते हैं, ठीक है। तो यही आपको करना है, तो इन सारे क्वेश्चंस में आप पता कर लोगे कि कौन सा नंबर एपी में है, कौन सा नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ये टास्क है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट डेमो वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप बच्चों आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। कोशिश करी है कि आपकी उम्मीदों पर हम खड़ा कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद जो हमसे है उसको हम पूरा करें, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की कोशिश करें, जिससे आपका जीवन अच्छा बने। आपका जो भविष्य है, आप भविष्य में 10th में जो मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ वो आपके जीवन भर काम आने वाला है। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस हमें ले दे के वापस हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ये जो एपी की सीरीज़ है, इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह लेके चले, मैथ्स एक डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वही मैथ्स हम 10th में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। बाकी कल मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे कि आपकी पूरा जो बचा हुआ एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट हो जाएगा, 5.2 भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, एंजॉय।